Hi everyone, my name is Jyoti. Today we are going to talk about RooseMed Education. RooseMed Education is an overseas education consultancy run by a team of renowned doctors who help students in pursuing MBBS from abroad, especially from Russia and Ukraine universities. So today we have Dr. Vikas Khatri with us, who is director and founder member of RooseMed Education. And in fact, he is associated with medical studies abroad for 25 years. You know, it's a I'll say long time, right? So he himself cleared his MBBS in 2002 from Crimean State Medical University, and once he returned to India, he cleared FMG exam. So in fact, in 2003, when this exam was introduced in India, so he was the first person who cleared this exam from Crimean University, right? So welcome Dr. Vikas to our show. थैंक यू ज्योति। डॉक्टर विकास, आप हमें बताइए कि आपके माइंड में कैसे रूसमेड एजुकेशन का आइडिया आया और आपने कैसे इसे स्टार्ट करने का सोचा? वेल ज्योति, रूसमेड एजुकेशन का आइडिया यहाँ से आया था कि एवरी ईयर वी यूज्ड टू सी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट्स थे जो अपीयर होते थे नीट के एग्ज़ाम में, एंड उनमें से अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 लाख स्टूडेंट्स थे जो कि नीट क्वालिफाई कर जाते थे, बट क्वालिफाई करने के बाद भी उनको समहाउ एडमिशन्स नहीं मिलते थे। बिकॉज अगर ओवरऑल हम सीट्स देखें इंडिया के अंदर तो वी हैव गॉट अप्रॉक्सीमेटली 75,000 ऑफ सीट्स जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मिला के होती है। तो अगर 8 लाख के करीब अगर नीट क्वालिफाई करते हैं और उनमें से सिर्फ सीट 75 हैं, तो बाकी के करीब 7.25 लाख के करीब जो हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं जो कि रियल में एडमिशन लेना चाहते हैं, डेस्परेट हैं, पैशनेट हैं, बट स्टिल उनको समहाउ नहीं मिल पाते। अब ऐसे सिनेरियो में होता क्या है कि बहुत से बच्चे ड्रॉप करते हैं, कुछ अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, और बिलीव मी वो वैसे बच्चे हैं जो कि रियल में मतलब बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर, बट समहाउ इवन आफ्टर स्कोरिंग अ गुड स्कोर, लाइक बहुत से हमने देखे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के 500 से अबव स्कोर किया, बट समहाउ उनका एडमिशन नहीं हो पाया मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात आती है तो फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो अपना कर सकें एडमिशन। तो फाइनली जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड कि येस देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल स्टूडेंट्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और एडमिशन उनको मिलना चाहिए था, बट समहाउ नहीं मिल पाया। तो वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द अदर what can be the options for them to just fulfill their dreams. Yeah. So from here we really got the idea, because I myself have studied out from Russia. I went there in 1995 and passed out in 2002. So we thought of it, why not to help these students? And अगर broadly हम देखेंगे तो we are not only helping these students to become a doctor, we are rather helping country to have potential doctors. We are very short of doctors, and this is the one way which we really found that we can really help our country, and parallelly we can also help the students who really desire to be a doctor. Yeah, I guess that was a wonderful idea, right, to start this RooseMed education. डॉक्टर विकास, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं MBBS करने के लिए अब्रॉड से, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MBBS का? See Jyoti, as per eligibility criteria, student must have physics, chemistry, biology subject in their 11th class as well as in 12th class. Okay. And in 12th class, they should have minimum of 50% score in PCB. So once student has 50% score in PCB, तो वो eligible हो जाता है पहली बात तो बाहर जाने के लिए, MBBS करने के लिए। Second criteria to go abroad is कि student must qualify NEET exam। 2018 के अंदर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कंपलसरी कर दिया था कि जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड से MBBS कोर्सेज करना चाहते हैं तो उनको नीट को मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड क्वालिफाई करने के बाद दे आर एलिजिबल टू गो अब्रॉड। इसके अलावा थर्ड जो क्राइटेरिया आता है,
थर्ड क्राइटेरिया है कि ही शुड हैव मिनिमम ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। ओके। एंड फोर्थ अगर क्राइटेरिया हम देखते हैं, जो कि अभी उसके अंदर थोड़ा अपडेट हुआ है, कि अभी तक क्या था कि जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी, स्पेशली रशिया, यूक्रेन, इन सब की यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो रिकग्नाइज्ड थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, और उनकी पूरी एक लिस्ट थी। लेकिन अभी रिसेंटली अगर देखें तो क्योंकि एमसीआई की जगह अब नेशनल मेडिकल काउंसिल हो गया है, और नेशनल मेडिकल काउंसिल की लेटेस्ट जो अभी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो लिस्ट हटा दी है। तो अभी अगर क्राइटेरिया को देखते हैं, उनका कहना है कि जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप बीबीएस कर रहे हैं, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी अपनी कंट्री के अंदर रिकग्नाइज होनी चाहिए। सो लेट्स से अगर कोई भी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर, अगर वो रशिया के अंदर रिकग्नाइज है एंड आपने वहाँ से एमबीबीएस किया है, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड गेट योर मेडिकल स्टडीज़ डन फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर कमिंग बैक यू कैन गेट रजिस्ट्रेशन आफ्टर गिविंग योर एग्ज़ाम। ओके, दैट्स ग्रेट आई गेस। सो बेसिकली एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है एमबीबीएस के लिए? सी ज्योति, जैसे मैंने अभी बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैंने डिफ़ाइन किए थे आपको, तो उसके हिसाब से अगर स्टूडेंट एलिजिबल होता है तो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। सी यू डू नीड नॉट टू गिव एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम अब्रॉड, इट इज़ ओनली दैट यू नीड टू क्वालिफाई नीट एग्ज़ाम। और उसके बाद अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है, 12th की मार्कशीट चाहिए हमें, और उसके बाद एक हमें नीट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट चाहिए। सो अगर हमारे पास नीट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है और एक वैलिड पासपोर्ट है, हम लोग इनकी स्कैन कॉपीज़ यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, और यूनिवर्सिटी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 वर्किंग डेज़ लेता है, और 2 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर वो आपके नाम पे एक इनविटेशन लेटर और एडमिशन लेटर इशू करता है, जिसके बेसिस पे हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। और वीज़ा अप्लाई करने के बाद जैसे ही वीज़ा इशू होता है, उसके बाद हम लोग जो नियरेस्ट फ़्लाइट होती है उसके थ्रू बच्चों का जो भी कंट्री है उसके अंदर भेजते हैं, और वहाँ पे उनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, तो आपने जैसे कि बताया कि हमें बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर स्टूडेंट के पास सब डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, इनविटेशन लेटर भी आ गया, राइट, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है अगर मैं यहाँ से और रशिया पहुँचने में? सी ज्योति, क्या होता है कि जैसे मैंने बताया अभी, इनविटेशन लेटर जनरली कुछ कंट्रीज़ हैं, जस्ट लाइक से स्टूडेंट इज़ गोइंग टू यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज़, तो यूक्रेनियन यूनिवर्सिटी जनरली 2 से 3 दिन का टाइम लेती हैं, आपको इनविटेशन लेटर एक इशू कर देती हैं। बट उसके कंट्रास्ट में अगर हम देखेंगे रशिया, तो रशिया के अंदर इनविटेशन लेटर अप्रॉक्सीमेटली 21 वर्किंग डेज़ के अंदर लगता है। ओके। तो लेकिन अगर पूरा प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो यूक्रेन में 2 से 3 दिन में इनविटेशन लेटर आता है, लेकिन उसके बाद जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यूक्रेन का वीज़ा जो है प्रोसेसिंग अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ का टाइम लेती है। ओके। वहीं पे अगर रशिया के अंदर 21 दिन में इनविटेशन लेटर आता है, लेकिन उसका वीज़ा जो प्रोसेसिंग है दैट टेक्स अराउंड 7 डेज़। तो अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो इट टेक्स अबाउट अ मंथ टाइम। 1 महीने के अंदर अगर आज हम अप्लाई करते हैं, लेट्स से आज हम यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स बच्चे के भेजते हैं, तो इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ वी कैन से कि 1 महीने के अंदर बच्चे के डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, इनविटेशन लेटर आ जाता है, एडमिशन लेटर आ जाता है, और पूरा वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होकर वीज़ा स्टैंप हो जाता है। ओके, आई गेस इट्स वेरी फास्ट प्रोसेस, राइट? Yeah, it's very fast. See, RusMed Education has always been trying to deliver best of the services at the very best of the time, and we are helping students so that जो भी उनका प्रोसेस है वो जितना स्मूथ हो सके, जितना उनके लिए कन्वीनियंट हो सके, उतना रहे। सो अब्रॉड से एमबीबीएस करने के लिए वहाँ की ड्यूरेशन क्या सेम है इंडिया की ड्यूरेशन से, या कुछ डिफरेंस है वहाँ पर? No, see, if you do your MBBS courses from like say Russia or Ukraine, दोनों के अंदर जो MBBS का कोर्स होता है वो 6 years का होता है। Okay. And in India it takes around 5 years. So there is a gap of 1 year. But again, let me tell you कि in India the degree which you get, that is we call it as MBBS degree. Okay. But रशिया यूक्रेन से जब आप पास आउट होते हैं तो वहाँ पे आपको MD की डिग्री मिलती है। Oh. सो
although that MD degree is taken as equivalent, like it is taken equivalent to MBBS in India. But if you closely see it, MBBS is a bachelor degree and MD is a master degree. So what you gain out of it when you invest 1 year in courses in Russia and in Ukraine, you get a master degree first of all, and all these degrees are globally recognized. So when you travel to any of the part of the world and you want to work in any of the country in the world, your degree first of all will be recognized as a master's degree. Whereas if you have passed out from India, your degree will always be recognized as a bachelor degree. So this is again like yes, I agree कि जो कोर्सेज हैं वो 6 साल और 5 साल का है इंडिया और रशिया के कोर्सेज का जो अगर देखेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हम लोग उसको बेटर मानते हैं बिकॉज वहाँ पे एमडी की डिग्री मिलती है और वो एक मास्टर्स डिग्री है जो कि आप वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे यू विल बी taken as a master degree holder. I guess it's worth investing 1 year because you are getting a master degree, right? Yes, so it's worth investing Jyoti, see, master's degree getting out from India, again you will have to invest 2-3 years. Yeah, agree. And here you are investing another 1 year and you are getting a master degree. Agree. So this is always a plus. Exactly. Okay, so कुछ language barrier या कुछ difference रहता है like I'll say कि जो भी वहाँ पे curriculum follow हो रहा है whether that is in Russian language or whether it is in English, can you guide like us on that also? Yes, जो जितने भी medical colleges हैं, let's say about we'll precisely talk about Russia and Ukraine. See, in Russia, most of the universities, I would say they are bilingual universities. There are few universities जो कि complete 6 years आपको English medium में ही पढ़ाती हैं, right from first year till your 6th year final year. And कुछ universities हैं like we can say Crimean Federal University, वो पूरा 6 year आपका English medium का कोर्स है और 6 year तक पढ़ाती है. क्यों अगर हम पूछें क्यों रशिया के अंदर बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ है, बिकॉज उनका गवर्नमेंट का मानना है कि 3rd ईयर तक जो क्लासेस होती हैं वो बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं, वो सब थियोरेटिकल क्लासेस होती हैं, तो वो सारी क्लासेस 3rd ईयर तक बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती हैं. लेकिन 4th ईयर ऑनवर्ड जो आपकी क्लासेस लगती हैं वो आपके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लगती हैं. लेट्स से आपका ऑर्थोपेडिक्स की क्लास है, सर्जरी की क्लास है, या फिर गायनेकोलॉजी की क्लास है, या पीडियाट्रिक्स की क्लास है, वो सब आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लगेगी. और जब वो क्लासेस डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लगती है तो यानी आपका इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है पेशेंट्स के साथ. सो व्हाट गवर्नमेंट सेज इज कि जब आपकी हॉस्पिटल के अंदर क्लासेस लगती है तो यानी कि आपका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, आपको उसकी हिस्ट्री भी लेनी होती है, उसकी केस शीट भी पढ़नी होती है. तो उस टाइम पे यू मस्ट नो रशियन लैंग्वेज, एंड अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. तो उस केस में क्या होता है कि रशिया के अंदर पहले 3 साल रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, लास्ट के 3 साल रशियन में पढ़ाया जाता है. हालांकि ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं नहीं कहूँगा कि सभी यूनिवर्सिटी में, लेकिन जनरली पैटर्न रशिया का यही है. और लेट मी टेल यू कि जो 3rd ईयर तक आते आते रशियन लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है. सो इट इज़ लाइक टिल 3rd ईयर आपको वैसे ही बहुत अच्छी रशियन आ जाती है, तो आपके लिए वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं रहता है. और इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको 3+3 कहा है, यानी कि फर्स्ट 3 ईयर्स जो रहेंगे वो इंग्लिश मीडियम रहेगा, बाद के 3 ईयर जो होगा वो रशियन मीडियम होगा. लेकिन इसी के कंट्रास्ट में अगर हम लोग लेट्स से वी टॉक अबाउट यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज़, यूक्रेन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी के सारे इंग्लिश मीडियम में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल द लास्ट ईयर. हाँ, वहाँ पे भी 3rd ईयर तक आपको रशियन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सो दैट आपको नॉर्मल जब आप सिटी के अंदर निकलते हैं, आपको कन्वर्सेशन करना है, या फिर हॉस्पिटल्स में 3rd ईयर के बाद क्लासेस लगेंगी तो वो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो. लेकिन जो आपकी क्लासेस लगेंगी, जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जो आपके लेक्चर्स होंगे, वो सारे के सारे आपको इंग्लिश मीडियम में दिए जाएंगे. ओके,
Okay, I guess it's good for students if they do from Russia also they are going to learn a different language, right? And if they are going to Ukraine also, obviously it's English, it's comfortable for them, Yeah, right? see, students should not feel difficulty in any of the case. Even if we see overall, there are thousands of students travel to Russian universities also, and they travel to Ukraine as well. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई ऐसा बैरियर है, but yes, we should be clear before getting admission in Russian universities and Ukrainian Yeah, universities. obviously we should Although- know about the difference also, right? कि क्या difference है उस mindset से तभी students जाएं, right? तो वो उनके लिए एक helpful होता है. बिल्कुल सही. जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेट मी अगेन क्लियर इट, जितनी भी यूक्रेनियन रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर और दूसरी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेट से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ज़्यादातर 99% यूनिवर्सिटीज़ आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़. Okay. And most of the universities are recognized by, earlier when it used to be Medical Council of India, सब recognized थी. अभी तो NMC में as अभी recent जो अपडेट आया है, उन्होंने जो recognition की जो लिस्ट है वो ऑलमोस्ट हटा दी है. तो अभी तो I told you as earlier कि जो भी यूनिवर्सिटी अगर उनकी अपनी कंट्री के अंदर रिकग्नाइज है उनकी गवर्नमेंट से, तो नेशनल मेडिकल काउंसिल अप्रूव्स दैट. तो देयर इज नो क्राइटेरिया नाउ. ओके, सो डॉक्टर विकास, आप हमें बताएं कि क्या डिफरेंस रहता है MBBS एजुकेशन सिस्टम में इंडिया और रशिया यूक्रेन से? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस आ जाता है एडमिशन. हियर इन इंडिया, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन, देयर इज़ अ क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रोसेस. पहली बात तो कंपटीशन बहुत है. सेकेंडली क्या है कि अगर इवन बच्चा डिज़र्व करता है, मेहनती है, पढ़ता भी है, लेकिन स्टिल समहाउ उसको सीट नहीं मिल पाती. इवन उसने 500+ स्कोर किया, स्टिल बहुत बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट नहीं मिलती है. उसकी वजह से, जैसे मैंने बताया पहले, ये सब इश्यूज़ रहते हैं. लेकिन रशिया के अंदर आई जस्ट टोल्ड इट्स वेरी इजी प्रोसेस. आपका यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज होना चाहिए, PCB में 50% चाहिए, आपको नीट क्वालिफाई किया, यू कैन स्ट्रेट अवे गेट द एडमिशन. सो दिस इज़ फर्स्ट. सेकंड, जो सबसे बड़ा, अगर एजुकेशन सिस्टम को अगर हम लेके बात करें, तो एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है कि सी, इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अगर हम जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ज्योति, आई वोंट बी रॉन्ग, लाइक एक क्लास के अंदर आई थिंक 50, 60, 70 स्टूडेंट्स तक तो मिनिमम होते हैं. अग्री. तो इवन बहुत बार ऐसा होता है टीचर्स को तो दे आते हैं, वो क्लास करके चले जाते हैं, उनको स्टूडेंट्स का नाम भी नहीं पता होते हैं. बट रशिया के अंदर ऐसा नहीं है. तो रशिया के अंदर एक क्लास के अंदर, मतलब वहाँ पे क्लास का मतलब ग्रुप होता है, एक ग्रुप के अंदर सिर्फ 10 ही स्टूडेंट होते हैं. लेट्स से कि बच्चे एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट होंगे और टीचर उन 10 स्टूडेंट को ही अलग से बैठ के पढ़ाती है. तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1-to-1 टीचिंग. इट्स वेरी पर्सनल टच, आई गेस. यस, बिल्कुल. सी, इट इज़ जस्ट लाइक एक टेबल होता है, 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द राइट साइड, 5 आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, और सेंटर में टीचर बैठती है. तो यू कैन ऑलमोस्ट थिंक इट के जो सबसे दूर बैठा हुआ बच्चा है वो अप्रॉक्सीमेटली हार्डली लाइक 5 फीट 6 फीट्स के डिस्टेंस पे होता है. तो टीचर जब 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है, वो 10 स्टूडेंट के ग्रुप को पढ़ा रही होती है, तो उसको अपने हर एक स्टूडेंट का पता होता है कि कौन मेरा वीक स्टूडेंट है, किसके ऊपर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि इंडिया के अंदर वो बहुत चीज़ें बहुत मिसिंग हैं. Right. तो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली हैव फेल्ट एज अ स्टूडेंट, कि ये वो चीज़ है जो कि इंडिया के अंदर नहीं है. और जब पर्सनली टीचर आपको पढ़ा रहा होता है 1-to-1 से, स्टूडेंट रेशियो कम्स आउट टू बी 1:10. Yeah. So that is excellent. Agree. And I guess आपको ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा होती है. लाइक वी आर इन स्टडिंग इन अ स्मॉलर ग्रुप, राइट? Yes. तो आपका थ्योरेटिकल से ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं एक्चुअल, वो आपकी उसकी लर्निंग काफ़ी डिफरेंट हो जाती है. डेफिनेटली ज्योति. सी, एक और सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है. सी, out there in Russia or Ukraine, teacher right from the day one, they take you as their
लाइक जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो बिल्कुल बहुत फ्रेंडली होता है. मतलब वो बॉसिज्म कह लो या आई एम अ प्रोफेसर एंड यू आर माई स्टूडेंट, वो वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होता है. उसके पीछे बेसिक थ्योरी है, बिकॉज व्हाट दे बिलीव इज कि टीचर जितना फ्रेंडली होगा स्टूडेंट्स के साथ में उतना ही स्टूडेंट कंफर्टेबल होगा क्लासेस के अंदर. उसको कई बार मतलब कोई भी डाउट होगा ही विल बी इजीली एबल टू आस्क. लेकिन आपने जैसे इंडिया के अंदर देखा होगा, आपने बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, आपने देखा होगा स्पेशली बैक बेंचर्स, उनको कोई भी डाउट होती है वो हमेशा रह जाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं शर्म के मारे, कि उनको लगता है कि मैं अगर ये पूछूंगा तो बाकी के बच्चे शायद हंसेंगे. तो वो सिनेरियो और वो चीज़ तब हटती है जब टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में बहुत फ्रेंडली हैं. यहाँ तक भी इवन आई विल टेल यू कि मतलब क्लासेस के बाद बहुत बार होता है कि टीचर्स आपके साथ ही बैठ के बीच में इंटरवल है तो कैफेटेरिया के अंदर इकट्ठे बैठ के लंच कर रहे हैं, और उसके बाद मतलब दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ रियली एक्सीलेंट. जहाँ पे टीचर, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जैसे जैसे वो बच्चा कंफर्टेबल होगा उतना ही वो ओपन अप होगा टीचर के साथ, और उतना ही वो आपसे जितनी भी उसकी क्वेरीज होंगी वो उससे डिस्कस कर सकता है, उतनी ही उसकी लर्निंग होगी बेसिकली. डेफिनेटली. राइट. प्लस इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो सिस्टम है एग्ज़ाम का सिस्टम, लेट्स से एवरी सेमेस्टर के एंड में आपको एक परमिशन लेटर चाहिए होता है टू अपीयर इन द एग्ज़ाम, जो भी सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम होता है. Okay. तो वो एग्ज़ाम की परमिशन आपको तभी मिलती है जब आपको 100% अटेंडेंस हो. अब 100% अटेंडेंस के लिए बच्चे को कोई भी क्लास मिस नहीं करना होता है. इंडिया के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो आई थिंक शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 70% अटेंडेंस के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट वहाँ पे हर एक क्लास आपको अटेंड करनी होती है. लेट्स से किसी केस के अंदर बच्चे की कोई क्लास मिस हो गई, लेट्स से वो बीमार था, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो उस केस के अंदर उसको उसके मेडिकल कॉलेज के अंदर पॉलीक्लिनिक होता है, वहाँ पे उसको जाना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है. डॉक्टर उस दिन का उसको एग्जामिन करेगी, जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन होंगी वो उसको देंगे, और उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे. उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टडी है वो मंडे, जो क्लासेस होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं, तो सैटरडे और संडे ऑफ होता है. अब होता क्या कि लेट्स से आपने इस वीक में कोई क्लास मिस कर दी तो आपको वो क्लास करनी होती है. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर ये है कि सभी डिपार्टमेंट्स वैसे तो क्लोज होते हैं, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में सैटरडे को एक टीचर हमेशा अवेलेबल होता है. वो सिर्फ स्पेशली इसीलिए होता है कि उस वीक में अगर किसी की क्लासेस मिस हुई है तो वो स्टूडेंट वहाँ पे आके वो क्लासेस करेगा. वो आएगा स्टूडेंट, ही विल टेल हिम कि मेरा सर ये वाला टॉपिक छूट गया था, वो उसको वो पढ़ाएगा. उसके बारे में वो उससे क्वेश्चन करेगा. व्हेन ही विल फील कि यस उस स्टूडेंट को वो पूरा सेटिस्फैक्टरी उसको वो टॉपिक आ गया है, देन ही विल मार्क अ प्रेजेंट एंड ही विल गिव दैट स्लिप टू हिम, एंड वो स्लिप ले जाके स्टूडेंट अपने जो टीचर होता है उसको दिखाएगा. उसके बाद वो टीचर उस दिन का उसके अटेंडेंस को मार्क कर देगा प्रेजेंट में. सो यहाँ से पूरा सिनेरियो स्टार्ट होता है. होता क्या है कि बच्चा क्लास क्यों मिस नहीं करता, क्यों नहीं मिस करना चाहता. पहला रीज़न आता है कि वो क्लास इसलिए मिस नहीं करना चाहता क्योंकि एक तो जो उसने क्लास मिस करी है, पहली बात तो उसको या तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या फिर अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, किसी कारण से वैसे ही बच्चा सोता रह गया या नहीं जा पाया, किसी कारण से मिस कर गया, तो उसको एक छोटा सा अमाउंट होता है वो पे करना पड़ता है. पे करके ही वो अपनी सैटरडे को क्लास कर सकता है, वो टॉपिक कर सकता है. तो जब वो पे करता है तो यानी उसकी जेब से एक एक्स्ट्रा मनी जाता है. हालांकि वो ज़्यादा पैसा नहीं होता, $3-4 ही होता है उसका, लेकिन उसका $3-4 मतलब उसका 2-3 दिन का खर्चा होता है. तो वो अननेसेसरी वो पैसे को नहीं चाहेगा कि वो मेरे को पे करना पड़े. सेकंड रीज़न क्या आ जाता है कि उसको वो क्लास करनी पड़ती है, और वो क्लास सैटरडे को करनी पड़ती है जो कि उसका ऑफ डे होता है. तो बेसिकली उसका एक तो उसको कॉस्ट देना पड़ रहा है, एक सेकेंड हॉलीडे उसका जो है वो चला जाता है. थर्डली क्या होता है कि जो वो टॉपिक जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बताया कि जब वो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा होता है उसके एंड में उसका एक छोटा एग्जाम होता है. वहाँ पे रशिया में हर एक टॉपिक का एक मिनी एग्जाम होता है. Okay. तो वो जब टॉपिक उसको पढ़ा रहा होता है
तो उस टॉपिक के एंड में वो टीचर उससे एग्जाम लेता है और उसको वो सारा एग्जाम, सारे क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे उसको आंसर करने होते हैं। तो जो कि एक टफ हो जाता है। अगर नॉर्मल क्लास में उसने वो टॉपिक अटेंड किया होता तो मैंने बताया 10 ही स्टूडेंट होते हैं और एक टॉपिक से मैक्सिमम आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे लेट्स से। तो 20 क्वेश्चन 10 स्टूडेंट में डिवाइड हो जाते हैं तो पर स्टूडेंट 2 ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उस सिनेरियो में जब वो अकेला सैटरडे को बैठ के पढ़ रहा होता है और सैटरडे को वो टीचर को सुना रहा था तो उसको सारे 20 के 20 क्वेश्चन ही हैज टू आंसर, विच इज बिट टफ फॉर हिम। तो इसीलिए जस्ट टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स स्टूडेंट्स जनरली डोंट ट्राई टू मिस, एंड दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द सिस्टम कि उसमें ऐसा नहीं है कि टीचर्स आर आफ्टर यू और somebody is after you. System is such कि you will never want to be default. Yeah, you have to follow it, right? You have to follow it. There's no choice. Otherwise, you'll end up in different kind of problems. Exactly. So that is what makes difference between India and the Russian or Ukrainian education. Okay, so जैसे कि आपने बताया कि हर टॉपिक के बाद एग्जाम होते हैं, तो ओवरऑल भी एग्जाम सिस्टम में कुछ डिफरेंस रहता है? यस, ओवरऑल इंडिया के अंदर आप एग्ज़ाम देखेंगे तो इंडिया के अंदर रिटन एग्ज़ाम्स होता है, वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होता है मतलब इंडिया में। लेकिन इन कंट्रीज़ में लाइक रशिया, यूक्रेन, अगेन वील टॉक अबाउट दिस कंट्रीज़, तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली रिटन नहीं होता, वो वाइवा एग्ज़ाम होता है। और वाइवा एग्ज़ाम में मतलब मैं अगर आपको बताऊँ कि स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर के अंदर उसको एक उसकी मार्क बुक दी जाती है। वो मार्क बुक उसको टिल फाइनल ईयर उसके पास रहती है। तो लेट्स से फर्स्ट ईयर के एंड में या फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में उसका एग्ज़ाम है किसी भी सब्जेक्ट का, वो लेट्स से एनाटॉमी का एग्ज़ाम है, तो एनाटॉमी के एग्ज़ाम के अंदर वो एग्ज़ाम हॉल में जाएगा। वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल के अंदर रिसेप्शनिस्ट होती है हॉल के अंदर, वो आपसे आपकी मार्क बुक ले लेगी और वो आपको टेबल पे ना 3 वो रखे होते हैं, व्हाट वी से इट, 3 बंडल रखे होते हैं। एक बंडल में थ्योरी के एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 3 क्वेश्चन होंगे टोटल। मैं बताता हूँ आपको कि 5 ही क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है और 5 ही नंबर का एग्ज़ाम होता है। 5 में से अगर आप 2 स्कोर करते हैं यू आर फेल, 3 आप स्कोर करते हो तो यू हैव पास्ड लाइक सेटिस्फैक्ट्री, 4 लेते हैं तो इट्स गुड, एंड अगर 5 लेते हैं तो दैट इज़ एक्सीलेंट। तो 5 नंबर का पेपर होता है और 5 ही आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चंस में से जनरली जो होता है वो 3 थ्योरी के एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद एक आपका प्रैक्टिकल होता है और एक कोई न्यूमेरिकल होता है। तो 3 बंडल रखे होते हैं, एक के अंदर से आपको स्लिप लेनी होती है थ्योरी की, एक स्लिप आपको लेनी होती है प्रैक्टिकल वाले बंडल से और एक स्लिप लेनी होती है आपको न्यूमेरिकल के बंडल से। तो ओवरऑल आपको 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद टीचर आपको 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम देता है। यू कैन जस्ट गो एंड सेट एंड डिस्कस, मतलब यू कैन थिंक अबाउट द क्वेश्चन। आपको एक पेपर दिया जाता है, अगर आप चाहो तो उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने तो नोट कर सकते हो। उसके बाद 10 मिनट के बाद आपको प्रोफेसर बुलाते हैं। पूरा एक टेबल होता है, टेबल के ऊपर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठता है, शायद साथ में उसके एसोसिएट प्रोफेसर्स बैठते हैं, उसके जूनियर्स बैठते हैं। तो आपको उनके सामने बैठ के अपना एग्ज़ाम देना होता है। व्हेन दे कॉल यू अप यू हैव टू जस्ट गिव योर वट एवर क्वेश्चंस यू हैड। तो वो आपसे 3 पर्चियाँ ले लेते हैं। दिस जनरली स्टार्ट विथ थ्योरी क्वेश्चन, और थ्योरी के क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, और जब पहला क्वेश्चन पूछते हैं तो जो एसोसिएट्स होते हैं या प्रोफेसर होते हैं, जनरली प्रोफेसर डजंट क्रॉस क्वेश्चन यू, बट जो एसोसिएट्स होते हैं वो बहुत क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, और वो जब आप सुनाना शुरू करते हैं तो वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। और अल्टीमेटली मेन थिंग इज कि दे वांट टू नो हाउ डीपली यू नो दिस टॉपिक, एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को रिलेटेड हुई है नहीं, वो जानना भी उतना इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली। तो इस सीन के अंदर जितना वो डीप आपसे पूछते जाएंगे दे विल अंडरस्टैंड हाउ मच यू नो अबाउट इट। तो सेम विल बी दे विल बी आस्किंग अबाउट वन फर्स्ट क्वेश्चन, उसका मार्क्स वो डाल देते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन होता है, फिर कोई प्रैक्टिकल होता है तो वो आपको लेट्स से डेड बॉडीज पे से कोई XYZ नर्व निकाल के दिखाने, तो दे विल टेक यू टू दैट place and they'll ask you to show me this muscle or this thing, तो you'll have to show that. So इस तरह से पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो होता है कि दे समराइज ऑल दैट स्कोर,
और उसके बाद वो आपका एक समरी जो भी स्कोर बनता है 5 में से, मैंने बताया था 5 का एग्ज़ाम होता है, 5 में से जो भी जितना भी आता है आपका, लेट से 3 आया, 4 आया, 5 आया, वो आपकी जो मार्क बुक होती है उसके अंदर आपको डाल देते हैं और आपको वो दे देते हैं, एंड यू कम आउट ऑफ इट. एंड गुड थिंग इज़ कि ये पूरे प्रोसेस के अंदर इट टेक्स हार्डली 15 to 20 मिनट्स. 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपका एग्ज़ाम भी हो जाता है, आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, एंड यू आर आउट ऑफ इट. जबकि इंडिया के अंदर सिनेरियो क्या कि एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का होता है, उसके बाद रिजल्ट आने में और शायद 1 महीना लग जाता है, प्लस उसके अंदर देयर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ चीटिंग भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पे बिकॉज रिटर्न कुछ नहीं होता है, सब वाइवा होता है, सब टीचर क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, तो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन सिस्टम इन इंडिया एंड रशिया इज़ टोटली डिफरेंट. यस, दैट इज़ वेरी ट्रू. अगर आपको आता है क्वेश्चन तभी आप बता पाओगे, अगर नहीं आता होगा तो आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे. राइट. ओके, सो आई गेस आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए इंडिया में जो हम MBBS कर रहे हैं या रशिया यूक्रेन से करते हैं. बट अगर आपसे पूछा जाए प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, मे बी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑल्सो या ओवरऑल? यस ज्योति, सी एज पर प्रेफरेंस, लाइक आई वुड क्लियरली से इफ अ स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड नीट, yes he is eligible to go abroad. अगर इंडिया के अंदर बच्चे का एग्ज़ाम में नीट के अंदर 500 प्लस आता तो डेफिनेटली ही शुड थिंक अबाउट इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. अगर उसको इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है तो आई वुड से गो फॉर इट. बट लेकिन अगर उसको इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है तो आई थिंक डिफरेंस उसके सामने जो ऑप्शन रह जाता है, देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट, आइदर टू गेट एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया और गेट एडमिशन अब्रॉड. सो अगर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मेरा मानना है किसी अब्रॉड जाना बहुत बेटर ऑप्शन है. रीज़न बीइंग कि जो डिग्री है दैट इज़ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड. जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं. इंडिया के अंदर यू आर लेफ्ट विद द प्राइवेट ऑप्शन ओनली. सो वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड आपकी डिग्री है. जैसे मैंने डिफरेंस भी बताया आपको, यू गेट MD डिग्री एंड हियर यू गेट एन MBBS डिग्री. तो वो एक है. और सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है आपका कॉस्ट फैक्टर. सो इंडिया के अंदर एवरीबडी नोज अबाउट इट कि इफ़ यू गेट एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इट विल बी कॉस्टिंग यू समवेयर अराउंड 80 to 90 lakh rupees. You can't, like उससे नीचे आई डोंट थिंक एनीबडी कैन गेट दैट. बट अगर रशिया, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज़ के अंदर आप देखते हैं तो आपको ज्योति यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट आपको पूरा अगर कॉस्ट 6 साल का कॉस्ट में अगर आपको ट्यूशन फीस बताऊं तो इट स्टार्ट्स अराउंड लाइक 14 to 15 lakh. इट माइट गो टू इवन 25-30 lakhs, बट दैट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. बट 16 lakh 15 मतलब ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड 20 lakhs के अंदर कवर हो जाती हैं. और जस्ट सी द डिफरेंस 20 lakh and 90 lakh. And I would say, see, now you must be aware of the next exam. Exactly. So once now next exam is again like it has been introduced, and from now onwards everybody whosoever has qualified from whether from this Indian universities or from foreign medical colleges, both of them will have to appear into the exam. I hope you guys are aware of it. तो जब सबको ही उस एग्ज़ाम में बैठना है तो वी शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि 20 लाख खर्च करके हमें उस एग्ज़ाम में बैठना है या 90 लाख रुपए खर्च करके उस एग्ज़ाम में बैठना. तो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट. एंड आई गेस वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ का, आपका एक ग्लोबल एक्सपोजर, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत डिफरेंस हो जाता है अगर आप बाहर से कर रहे हैं या अपनी कंट्री से कर रहे हैं. हमेशा डेफिनेटली यू आर वेरी ट्रू. सी होता क्या कि व्हेन वी स्टडी अब्रॉड वी गेट द एक्सपोजर ऑफ अ न्यू कल्चर. एंड अब्रॉड जब हम जाते हैं तो हम हर चीज़ अपने आप से करनी होती है. जस्ट इमेजिन आउट एक 12th पास स्टूडेंट जो कि बहुत एकदम फ्रेश है और वो एकदम बाहर जाता है, तो जब वो बाहर रहता है 6 साल वहाँ पढ़ता है, हर चीज़ वो अपने आप से करता है, तो उसका जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत हाई होता है. एंड आई पर्सनली हैव फेल्ट दैट बिकॉज व्हेन वी केम, हम लोग का कॉन्फिडेंस और जो इंडियन पास आउट थे जब हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे, आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल. तो इंटर्नशिप के अंदर वी सॉ दैट
that was clearly visible. Like those students who were passed out from Indian universities, they were very short of confidence because उन्होंने शायद बाहर की दुनिया नहीं देखी थी या वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने रहा नहीं. अभी हम लोग इंडिपेंडेंटली रहते थे, हम लोग हर चीज़ अपनी करते थे. इवन हमें आई टोल्ड यू कि लाइक डीन से भी कोई काम होता था तो वी यूज टू डायरेक्टली गो टू डीन. एंड मैंने बताया उधर कल्चर इस टाइप का, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू, बहुत फ्रेंडली कल्चर है. तो दिस इज अगेन लाइक अ मेजर डिफरेंस. तो एक ये चीज़ है. और डेफिनेटली अगर देखेंगे कि वहाँ का जो ओवरऑल अगर एटमॉस्फेयर है या फिर अगर आपको फैसिलिटीज़ वाइज बोलें तो यू कैन कंपेयर विद इंडियन मेडिकल कॉलेजेस. दोज आर मच एट द हायर रेटेड thing. Okay, fine. Okay, so Dr. Vikas, maybe I'll take the last question now. Okay, so what do you think that like why parents and students should choose RusMed education to take, I'll say, admission help in like MBBS from Russia and Ukraine? See, RusMed education, again, as I told, our vision was to help those who really want to help themselves. Right. So we are here for you guys to help you out. We are here. We provide you all the services, like right from the documentation part. पहले इनिशियली आपका एडमिशन लेटर आपका अरेंज कराना, उसके बाद आपका इनविटेशन लेटर कराना, फिर वीज़ा कराना, उसके बाद आपको प्रॉपर काउंसलिंग करना, उसके बाद इवन वी इंश्योर दैट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं उनको हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हमेशा कंपनी करता है. वी डोंट लेट स्टूडेंट्स गो अब्रॉड विदाउट anybody's company. So this is again like maybe a lot of people are sending their students just like that. I've seen on the airports when groups depart. तो लेकिन हमारे ग्रुप्स के साथ में हमेशा कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है. और वहाँ पे जब स्टूडेंट्स लैंड करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो केयर टेकर होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, हम लोग ने हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे हम लोग काम करते हैं उस जगह पे एक केयर टेकर हमने अपॉइंट किया हुआ है जो कि पूरा का पूरा साल वहाँ पे रहता है, बच्चों की केयर करता है. उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है वो वहीं उसको सॉर्ट आउट करता है. और सो दैट सी आवर मेन थिंग इज़ टू गिव बेटर सर्विसेज टू द स्टूडेंट. तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग हमेशा मतलब वो हैं कि कमिटेड हैं कि बच्चों को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एंड द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज हम खुद स्टूडेंट रहे हैं, हम खुद वहाँ से पढ़े हैं और आज की डेट में हम लोग वर्किंग डॉक्टर्स हैं. एंड लेट मी टेल यू इट इज़ अगेन एन इनिशिएटिव बाय डॉक्टर्स. लाइक हमारे RusMed के अंदर जितने भी लोग हैं ज़्यादातर उनमें डॉक्टर्स हैं. इट्स अ होल ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हु आर वर्किंग फॉर यू गाइस, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द फ्यूचर ऑफ country as well as your future. So these are a few things, and main thing we are very transparent to our students, to the parents. Whatever we commit, we deliver. Wrong commitments, false commitment, वो हम लोग कभी नहीं किया है. And I've told all my counselors never to go into all these things. Be straightforward, be clear. We'll always guide you in the clear thing. Right. If you would like it, we'll process it. If you don't like it, we'll not. But it is very important. See, somebody is banking on you. Somebody is banking their own future on you. So it can never be like you are exploiting that thing. Na? So you should be very clear because you should not play with somebody's future. तो आपको clear picture दिखानी चाहिए. ये है. You should tell everything, and that's what our counselor have been telling, and they are really guiding them excellently. And when people definitely have a clear picture of it, they definitely opt RusMed education, and they definitely opt different courses abroad, MBBS courses. So this is the only reason. Yeah. So I guess just to summarize what we discussed, like if you get associated with RusMed education, so you are not alone. You are with doctors who are working with you, who are working for you, right? So I guess it's the overall conversation we wanted to have today. So thank you so much, Dr. Vikas. It was a pleasure to have you, and we got a lot of insights from you today. Thank you so much again. Thank you, Jyoti. Thank you, guys. So I guess it was great having Dr. Vikas here today. So we all got to know a lot of information regarding MBBS admission and why you should choose RusMed education for the admission process, right? So if you still have any queries, you can just
like call Rosemed Education. You can see our numbers like in the description box, and with that you can just go through our YouTube channel. You will get a lot of information about the same. And guys, do not forget to like, subscribe and share our channel, right? Thank you.